फ्रेंड्स, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिजबा काशी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप लोगों को व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य इलेक्ट्रीशियन ITI जो मेरा टॉपिक है वो आज का टॉपिक रहने वाला है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। क्या टॉपिक है? व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। ये इलेक्ट्रीशियन ओनली फॉर इलेक्ट्रीशियन ITI के लिए है। ये सब्जेक्ट जो है ओनली फॉर ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए है। तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक मैं क्या आज पढ़ाने वाला हूं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। अगर कोई ITI करता है तो टेक्नीशियन की पोस्ट होती है, इसमें UPPCL में आती है, बाकी रेलवे में आती है। आपका हर जगह जो भी जहाँ पे भी टेक्नीशियन की पोस्ट आती है वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ITI के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, इन्हीं सबको देखते हुए मैं आज का टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड आपका टॉपिक ये है। ठीक है, कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। पहला तो है जो आज मैं पढ़ाऊँगा विद्युत। पूरा ये टॉपिक मैं आज कवर कर लूँगा, चाहे वो 30 मिनट की लेक्चर हो या फिर 40 मिनट। मतलब आपको सुरक्षा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक ही लेक्चर में मिल जाए। ठीक है, तो इन्हीं सब को देखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पहला है विद्युत, दूसरा है विद्युतकार, तीसरा है ट्रेड का महत्व, चौथा है ट्रेड का भविष्य, फिर उसके बाद है दुर्घटना एवं कारण, उसके बाद है विद्युतिक दुर्घटनाएं, फिर उसके बाद मौलिक सुरक्षा नियम जो हैं, और उसके बाद क्या आपका सुरक्षा उपाय। अब देखते हैं विद्युत जो होता है वो विद्युत से क्या क्या जैसे हो सकता है भैया। जैसे आपका विद्युत का मतलब ये होता है कि जो करंट है, ठीक, पहले तो बनी कैसे, बनी तो आई कैसे, आई तो फिर गई कहाँ, गई तो यूज कहाँ हुई। ठीक, मतलब कि अगर कोई एनर्जी है तो वो एनर्जी कहाँ गई, किस फॉर्म में गई, किस उपकरण से गई, ठीक, जो मीडियम है वो कौन सा है। इन्हीं सब सारे चीज़ों को देखते हुए, मेज़रमेंट को लेते हुए, ये विद्युत का जो छोटा सा भी एक शुरुआत कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टाइप में यहाँ पे आपको पढ़ना है। ठीक है, किसने बनाया, किस वैज्ञानिक ने बनाया, क्यों बनाया, ठीक, इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ें। अब विद्युत कार में आप देख सकते हैं क्या क्या जैसे हो सकता है। ठीक, अब ट्रेड का महत्व जैसे आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन में आपको क्या क्या करना है। जैसे विद्युत कार तो इलेक्ट्रीशियन हो ही गया। ठीक, अब ट्रेड का भविष्य जो है, फ्यूचर क्या क्या है, मतलब इसको ITI करने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सब इन सब सारी चीज़ों के बारे में। ठीक, अब दुर्घटना एवं कारण क्या क्या हैं, इससे क्या क्या दुर्घटनाएं, भाई कोई अगर आप काम करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं वहाँ होनी है, क्योंकि जहाँ रिस्क नहीं है वहाँ कोई इन्वेंशन नहीं है, और जहाँ इन्वेंशन है वहाँ रिस्क। आप समझ सकते हैं, अगर कोई भी रिस्क अपने लाइफ में, अगर कोई पैदल भी चल रहा है तो उसके भी लाइफ में एक रिस्क है कि पीछे से कोई गाड़ी आके धक्का मार सकती है, या फिर कहीं वो गिर के भी डेड हो सकता है। तो ये एक लाइफ जो है एक चैलेंज है, जिसको आप समझ सकते हैं लाइफ क्या है, एक चैलेंज है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विद्युतिक दुर्घटनाएं। विद्युतिक जो दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटना एवं कारक जो होते हैं, इन्हीं से रिलेट करता है कि दुर्घटना जो होती है एवं कारण में बस यही सेम चीज़ है कि दुर्घटना एवं कारण आपका हर जगह हो सकता है, लेकिन विद्युतिक दुर्घटनाएं जो होती हैं वो बिजली से केवल होती हैं। जैसे कि आकाश में से बादल का फटना, बिजली का गिरना, प्लस किसी को शॉक लगना, किसी को उपकरण में फॉल्ट आने के कारण उसको झटका लग जाना, या फिर कोई मशीनी खराबी के कारण दुर्घटना हो जाना, या फिर किसी मशीन में आने के बाद, मशीन या रोटर के आने के बाद आप उसमें आपका हाथ या शरीर कुछ भी जा सकता है। तो वो इन सब सारी चीज़ों को वैद्युतिक दुर्घटनाएं कहते हैं। अब मौलिक सुरक्षा नियम क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको नियम के क्लास पहले से भी ले चुका हूँ मैं, ITI के आप जाके देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट में कि मैंने क्या पढ़ाया है। सेफ्टी एंड रूल्स में क्या क्या नियम हैं, भारत सरकार के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सब सारी चीज़ों को मैंने पहले से ही पढ़ाया है। आगे देखते हैं सुरक्षा उपाय। सुरक्षा उपाय क्या क्या करने चाहिए। जैसे भाई अगर आप मान लीजिए कि आप मशीन बना रहे हैं और मशीन रनिंग मशीन है, तो उस मशीन में जब आप उसको रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए
रनिंग मशीन है, उसमें आप ये रिपेयर कर रहे हैं कि उसके कॉइल को आप चेंज कर रहे हैं, कॉइल को आप चेंज कर रहे हैं रनिंग मशीन को, ठीक। तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये हो सकता है, जैसे कि आप वाइंडिंग कर रहे हैं, वाइंडिंग हो सकता है सही ना हो, सही नहीं हुआ यानी कि अगर आपने वाइंडिंग का ख्याल अच्छे से नहीं रखा, वाइंडिंग करते वक्त वायर के जो इंसुलेशन का जो कोटिंग होता है वो अगर सही से नहीं हो पाया और उतर जाए या फिर कहीं टच हो जाए तो अर्थ होने लगता है, जिससे क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है। जब आप मशीन को लगाएंगे कहीं, ठीक, यूज़ करेंगे, जैसे यूज़ करने के लिए मैंने मशीन अपने फैक्ट्री में बनाया और फैक्ट्री में बनाने के बाद वो कहाँ गया, उपभोक्ता के पास गया। उपभोक्ता के पास उन्होंने क्या किया, अपने यूज़ के लिए काटा मशीन या फिर जहाँ पे भी उन्होंने लगाया उसको यूज़ करने के लिए, तो क्या हुआ वहाँ पे करंट, वो तो चल तो रही है, रनिंग मशीन मेरी चलेगी, लेकिन क्या है उसमें क्या है, करंट जो है मोटर को क्या होगा, अर्थ करते हुए जाएगा। मतलब कि जो करंट है वो डायरेक्ट मोटर को ही रन नहीं कराएगा, बाइंडिंग को ही रन नहीं कराएगा, वो मोटर के बाहरी जो आवरण है उसको भी टच करेगा। लेकिन फ़िलहाल कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मोटर का जो पार्ट होता है उसको अर्थ भी कर देते हैं, लेकिन कभी कभी जो वो अर्थिंग की सिस्टम जो या प्रणाली होती है वो फेल रहती है, वो काम नहीं करती है। तो उस अवस्था में क्या होता है, करंट या फिर जो भी है शॉर्ट सर्किट होने का या फिर आग लगने का या फिर कुछ भी हो सकता है उससे, क्योंकि भाई जब बॉडी पे करंट जाएगी तो हीट होगा, एनर्जी लॉस होगी, उसकी वजह से क्या होगा वहाँ पे उपाय, आपको सुरक्षा के उपाय करने होंगे। तो ये सब सारे सेफ्टी के उपाय हैं। आइए देखते हैं सुरक्षा सावधानियाँ क्या क्या हैं। तो सेम इसी से उपाय से ही सुरक्षा सावधानियाँ, आपकी सावधानियों में आप कैसे बुताएँ आग को, कैसे बंद करें आग को। जैसे कि मान लीजिए बुझाना है आपको आग, तो बुझाते वक्त आपको मान लीजिए अगर बिजली से आग लगी है तो उसमें कौन सा उपकरण यूज करेंगे आग को बुझाने के लिए। CTC है, H2 है, CO2 है, पानी है, बहुत सारे बालू हैं, सब बहुत सारे उपकरण हैं जिससे आप सुरक्षा सावधानियां कर सकते हैं। अब संकेत क्या क्या है कि मान लीजिए इस रास्ते से मत जाइए, यहाँ पे प्रोहिबिशन है, जैसे आप रोड पे भी देखते होंगे कि इस रास्ते पे बीड़ी पीना मना है, सिगरेट पीना मना है, बाकी वगैरह वगैरह सारी सिंबल्स बने होते हैं। यहाँ से तेज़ गाड़ी ना निकालिए, यहाँ बगल में आगे स्कूल है। इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए वैसे ही सेम आपका इलेक्ट्रीशियन में भी आपके सुरक्षा संकेत दिए गए हैं। प्राथमिक उपचार, जैसे आप अगर किसी को करंट लग जाए, बिजली का झटका लग जाए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। प्राथमिक उपचार में आप कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, क्या ना करें क्या करें। जैसे कि आप उनको जैसे कि आप बोल सकते हैं कि अगर झटका किसी को भी लगा है, मान के चलिए किसी को भी अगर झटका लगा है, कोई भी बंदा अगर किसी को झटका लगता है तो उस झटके को ऑब्जर्व या सहने के लिए उनके पास कितने देर तक समय होता है, कितने देर के झटके के बाद कोई मृत हो सकता है, मर सकता है। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए हम इसी टॉपिक में देखेंगे। ठीक, आते हैं कृत्रिम श्वास क्रिया, कैसे ब्रीथिंग करते हैं, जो कि हम कृत्रिम करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग जो होती है, जैसे मुंह से मुंह सांस देना, क्योंकि भाई जो पेशेंट हो जाते हैं, जो मतलब शॉक लग जाता है जिनको, वो खुद सांस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि भाई 90 वोल्ट से ऊपर की जितनी करंट होती है हमारे शरीर में क्या होती है, प्रकाश के वेग से ट्रेवल करती है, जिससे हमारा स्पंदन, जो गति का स्पीड होता है, जो हमारे नाड़ी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो हार्ट बीट 72 की स्पीड से 72 प्रति मिनट के होता है ना, तो वो 60 मिनट में, मतलब एक मिनट में 72 बार धड़कता है। तो वो उसके स्पीड से क्या होता है, टैली से ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड को रोक देता है या फिर क्लॉटिंग करा सकता है, ब्लड से आपके शरीर से ब्लड आ सकता है या फिर कहीं जल सकता है। ये सब चीज़ें अग्निशमन, प्राथमिक उपचार और कृत्रिम श्वास। और अग्निशमन यंत्र में जैसे आप देख सकते हैं किन किन यंत्रों का उपयोग करते हैं। अब अग्निशामक यंत्र क्या क्या होते हैं, मानव एवं मानकीकरण। अब आते हैं, देखते हैं अभ्यास। अभ्यास में अब देखते हैं कि अभ्यास में क्या है। जैसे अब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए आप लोग। ब्रिजबा काशी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ही नहीं, आप लोगों को भी फ़ायदा इसका होने वाला है। ये फ़ायदा इसका ये है कि जब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन, ITI, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, ठीक, हाई स्कूल 11th 12th, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी सब कुछ जो भी सारे चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, वो ऐसी मिलेंगी कि जैसे एक एज ए स्कूल में जो आपको ट्रीटमेंट से पढ़ाया जाता है। जैसे कि स्कूल में आप पढ़ते हैं स्लो मोशन में, बाकायदे किसी भी चीज़ को धीरे 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 स्लो मोशन स्टडी, उस टाइप से आप लोगों को यहाँ पे
केयर किया जाएगा। इसलिए आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हमें भी कुछ उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, आगे देखते हैं। बेनिफिट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फेमस होना, मतलब कि कुछ लोगों को होता है पैसा कमाना, कुछ लोगों को होता है फेमस होना। मेरे को क्या है कि हम लोगों के बीच में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाएं, हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। पैसा जो है सब लोग कमाते हैं, कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रह पाता है, अपने बातों को समझा पाता है, वही अच्छा आदमी मेरे ख्याल से है, क्योंकि वो दूसरों की बातों को भी सुनता है और अपनी बातों को भी समझाता है। आगे देखते हैं कि क्या है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। ठीक, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन परिचय। इंट्रोडक्शन परिचय में क्या है, टॉपिक जो है इसका बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चैप्टर है ये इलेक्ट्रीशियन का। और आप लोग ये समझ लीजिए कि मैं आप लोगों को ऐसे ही इससे भी और कुछ अच्छा करते हुए आप लोगों को ITI के इलेक्ट्रीशियन के बुक और डिप्लोमा के जितने भी सब्जेक्ट वाइज बुक हैं उन सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा आगे। ठीक है, देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है। किसी ट्रेड की सफलता, जैसा कि आप समझ रहे हैं, किसी ट्रेड की सफलता जो होती है और उत्तरोत्तर, जैसे कि आप समझ सकते हैं, किसी ट्रेड की सफलता जो होती है वो किस पे निर्भर करती है। पहले तो जो वर्कर हैं उनके स्वास्थ्य पर, किस पे, उनके स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, पहली सफलता जो होती है उन वर्करों के स्वास्थ्य पर। आप समझ सकते हैं इस चीज़ से, अगर कोई बाइक है, बाइक, मैं एक छोटा सा एग्जांपल जैसे बता रहा हूँ, अगर कोई बाइक है, बाइक मेरे पास बहुत अच्छी है, R15 है, समझ लीजिए, उससे भी अच्छी बाइकें आ गई हैं, लेकिन अगर मेरा स्वास्थ्य सही नहीं, या फिर जिसको बोल सकते हैं जो उसको ऑपरेट या फिर जो चलाने वाला है, बाइकर्स जो है, अगर उसका हालात सही नहीं है तो वो उस बाइक को चला नहीं सकता है ढंग से। ठीक, वैसे ही यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास है, लेकिन सफलता कब मिलेगी, जब हमको उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने वाले लोग सही होंगे तो हमारा काम जो है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अब देखते हैं किसी ट्रेड की सफलता और उत्तरोत्तर प्रगति सुरक्षित कार्य क्षेत्र तथा उत्तम स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। अब देखते हैं कि नोट में क्या है। यदि, ठीक, या यही कारण है, इसको बोल सकते हैं यदि कोई कारण है या यही कारण है कि प्रत्येक ट्रेड में कारीगर की सुरक्षा और उनके उत्तम स्वास्थ्य को सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं लेबर की जो यूनिटी होती है, लेबर लोगों की यूनिट बनाई, जैसे बोलते हैं ना कि ये मज़दूरों की एक संगठन है, जिसको बोल सकते हैं मज़दूरों का संगठन। वो इसीलिए होता है कि वो क्वालिटी मेंटेन करे अपनी कंपनी, या फिर जिस कंपनी में वो कार्यरत हैं, या फिर जिस वो सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करे, उनके हक के लिए रहे और उनको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड कराती रहे, ताकि वो सुरक्षित रूप से जिस भी कार्य को कर रहे हैं वो सुरक्षित रूप से करें और कोई भी उसमें लॉसेस ना हो। और आप ये भी समझिए कि जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, ये इलेक्ट्रीशियन ITI एक बेसिक कड़ी है, जिसको बोल सकते हैं टेक्नीशियन, जो इंजीनियरिंग की पहली सीढ़ी जिसको बोल सकते हैं वो यही है। अगर कोई इंजीनियर है तो उसका बेसिक हाथ, जिसको बोल सकते हैं बेसिक सीढ़ी का पहला जो चरण है वो यही है। इलेक्ट्रीशियन, इसको टेक्नीशियन बोलते हैं, वो यही है। दूसरा क्या है, डिप्लोमा पे आप जूनियर इंजीनियर को देख सकते हैं, जो उनके ऊपर के कार्यों को देखते हैं, और उससे ऊपर एक AE होता है जो असिस्टेंट इंजीनियर होता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको नोट्स कराया, ये चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। आकाश में विद्युत या बिजली, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, आकाश में विद्युत या बिजली का चमकना, और समझ सकते हैं धात्विक एवं काले रंग की वस्तुओं पर बिजली का जो गिरना होता है वो क्या होता है, वज्रपात। जैसे ऐसी घटनाएं जहाँ पे भी होती हैं जिनमें क्या होता है, मानव युगों से परिचित है। आप जैसे समझ सकते हैं, ये चीज़ें तो आप भी जानते होंगे कि विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वही है
जो पहले के समय में लोग देखते थे। जैसे मतलब लोग देखते थे इन चीज़ों को, सामने से समझते थे, ठीक है, और उसको महसूस करते थे। लेकिन आज के समय में जो हम लोग बिजली देखते हैं वो उसमें और उसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट यही है कि वो बिजली हम अभी तक उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, उससे फ़ैन नहीं चला सकते हैं, उससे टीवी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उसका जो हाँ कर सकते हैं, बेसिकली कर सकते हैं, सीख सकते हैं करना, उसको जान सकते हैं कैसे किया जा सकता है, कोशिश कर सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन अभी तक जो है नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे ज़रूर हो सकता है ऐसी बातें, हाँ हो जाएं तो अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं कि मानव के मस्तिष्क में इन घटनाओं का कारण जानने एवं उनको उपयोग में लाने की जो आकांक्षा रही है। जैसे बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया भी कि ऐसी बातें तो नहीं होती हैं, लेकिन क्या हो सकता है कि हो सकता है, श्योर हो सकता है ऐसा कि आगे चल के ऐसा हो जाए। और इंसान की जो बोल दिया जाए, जैसे इंसान का जो नेचर होता है वो ऐसा ही शायद होता है कि वो किसी भी चीज़ के तह तक जाने की कोशिश करता है और खोजबीन लगातार जारी रखता है। आगे देखते हैं नोट्स में क्या कहा गया है। जैसे आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, आज से लगभग एक कहानी समझिए कि आज से जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थे, जो यूनानी वैज्ञानिक कौन थे वैज्ञानिक? थेल्स। यूनानी वैज्ञानिक जो थे थेल्स ने कहरवा इलेक्ट्रॉन नामक पदार्थ की छड़ को रेशम से रगड़कर उसके भाग द्वारा कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की। मतलब सीधा इसका एक ही लॉजिक यहाँ पे आता है कि जो थेल्स होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, कहाँ के वैज्ञानिक होते हैं? यूनान के जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, एक लेते हैं कहरवा, जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नामक पदार्थ की छड़ लेते हैं और उसको क्या करते हैं, रेशम की छड़, रेशम के कपड़े पर उसको क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं। तो उसके बाद उनको क्या उसका निष्कर्ष मिलता है, उसके बाद जो उसके भाग द्वारा कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने में जो सफलता मिलती है, जैसे कि आज आप भी देख सकते हैं, उन सब छोटे छोटे प्रयोगों को घर पे भी कर सकते हैं कि आप देखेंगे आज के छोटे से प्रयोग में आप कहरवा नामक, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का छड़, तो आप मिल जाएगा, लेकिन आप नहीं खोज पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आपको इसमें भी, बैटरीज़ में भी मिल जाएंगे। लेकिन आप सीधा क्या करिए, एक जो आपका कॉम्बो जिसको बोलते हैं कंघी जो होती है, उसको अगर आप बाल से रगड़ के उसको अगर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े करके उसको अगर आप पास में ले जाएं कंघी को या कॉम्बे को, तो क्या होता है, उससे चिपक जाते हैं। वो क्या होती है, स्टैटिक, जिसको रुकी हुई करंट बोलते हैं, रुकी हुई विद्युत, ठीक। इसको पहली बार किसने, यूनानी वैज्ञानिक ने, थेल्स ने कहरवा नामक इलेक्ट्रॉन्स नामक पदार्थ की, ठीक, किससे, रेशम से रगड़ने के बाद किया था। क्या, अब आते हैं, थेल्स ने प्रवाह को इलेक्ट्रिक विद्युत नाम दिया। थेल्स जो थे वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या दिया, इसको, इस प्रवाह को, इस चिपकने को या इस आकर्षण को उन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रिक विद्युत नाम दिया, जो आज भी उसी रूप में प्रचलित है, सेम चीज़ में। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यह विद्युत स्थिर स्वभाव वाली होती है, ठीक, अतः इसे स्थैतिक विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नाम से जाना गया है। 19वीं सदी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आगे देखिए कहानी यहीं से शुरू हो रही है। कौन सी कहानी? 19वीं सदी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक पदार्थों की पारस्परिक क्रिया से ऐसी विद्युत पैदा की जिसे तारों, क्या, तारों, स्टार्स नहीं, तारों मतलब वायर्स में प्रवाहित किया जा सकता है और उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। देखते हैं 19वीं सदी में जो वोल्टा नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया रासायनिक पदार्थों की पारस्परिक क्रिया से ऐसी विद्युत पैदा की जिसे वायर्स में प्रवाहित किया जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक। आते हैं, देखते हैं, यह विद्युत, चल विद्युत, जिसको क्या बोलेंगे,
चल विद्युत का मतलब डायनेमिक, क्या बोलेंगे, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या हुआ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें आप लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज सेफ्टी से जितने भी रिलेशन आप लोगों को बताए जा रहे हैं, ऑक्यूपेशन एंड सेफ्टी, जो भी आपका हेल्थ से रिलेटेड है, ITI से रिलेटेड, वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें क्या बताया गया। ये सिंबल है कौन सा, कि यहाँ ना जाइए, इस तरफ ना जाइए। क्यों, ये जो घेर के ऐसे मारा गया है, इस तरफ ना जाइए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोहिबिशन है, मतलब निषेध है, अगर जाएंगे तो आपको करंट लग सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये क्या है, यहाँ पे गाड़ी को ना ले जाएं, ट्रक को ना ले जाएं। क्यों, क्यों ना ले जाएं, क्योंकि लिखा है नो फॉर्कलिफ्ट। ठीक, नो फॉर्कलिफ्ट ट्रक्स, मतलब यहाँ पे जो लिफ्ट करने वाली गाड़ियाँ हैं वो नहीं जा सकती, क्योंकि ऊपर से क्या है, वायर गए हैं, उनमें टच हो सकता है और क्या है, करंट उतर सकती है ज़मीन में, और जो ड्राइवर वो भी मर सकता है और बहुत सारा हादसा हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रोहिबिशन साइंस देख सकते हैं आप। स्मोकिंग प्रोहिबिटेड, स्मोकिंग के लिए है ये। फायर लाइटिंग, मैच बॉक्स या फिर मैच स्टिक जो भी होता है उनके लिए है। ठीक, इन सब चीज़ों के लिए। फिर आप देख सकते हैं प्रोहिबिटेड फॉर पेडिस्टिक। उसके बाद वाटर, वाटर के लिए है, वाटर वहाँ नहीं ले सकते हैं। नल, आप पानी वहाँ से, ड्रिंकिंग नॉट, पानी वहाँ से पीने वाला पानी नहीं ले सकते हैं। डू नॉट ऑयल, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑयल से कुछ भी नहीं कर सकते, या फिर उसको हटा नहीं सकते, रब नहीं कर सकते आसानी से, या फिर उसको क्लीन नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, डू नॉट टच, मतलब कोई ट्रांसफार्मर, कोई वायर, कुछ भी पोल वोल है, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं आप, व्हील्स जो हैं, ठीक, वो नहीं यहाँ से यूज कर सकते हैं। नो, क्या आप बिना ऑथराइज पर्सन के आप वहाँ नहीं जा सकते। और ये क्या है, ग्रिडिंग, जो ग्रिडिंग सिस्टम है, जैसे कि ग्राइंडिंग सिस्टम, जो भी आप ड्रिलिंग से रिलेटेड, वो नहीं ले जा सकते हैं। इसको देख सकते हैं, ड्रिलिंग से रिलेटेड। उसके बाद देख सकते हैं, डू नॉट यूज मोबाइल आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, और ये आप देख सकते हैं कि नहीं, आप ऑथराइज नहीं है तो आप नहीं जा सकते हैं, उस सर्विस से आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं होगा। वैसे ही आप मशीन का उपयोग नहीं कर सकते वहाँ पे, पर्सनल मशीन। आप डू नॉट इंडस्ट्री व्हीकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं, आते हैं टॉपिक के ऊपर। अब देखिए क्या फैराडे भैया ने क्या कहा। फैराडे जो थे एक साइंटिस्ट थे, पहली बात। अब फैराडे क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने फैराडे नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय बल रेखाओं का अध्ययन किया और चल विद्युत का उत्पादन किया। चल मतलब डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक का उत्पादन, यानी क्या किया, प्रोडक्शन किया। तब से यही सिलसिला प्रारंभ हुआ, वह आज तक ऐसे ही चल रहा है। नोट में जैसे आप जिसको बोल सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप समझने वाली चीज़ें ये हैं कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे उसके अनुप्रयोगों में ऊष्मा, प्रकाश, यांत्रिक ऊर्जा आदि के रूप में अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नोट में क्या है, ऊर्जा जो है संरक्षण नियम के अनुसार, जो ऊर्जा का संरक्षण नियम है उससे ना ऊर्जा ना ही नष्ट की जा सकती है और ना ही ऊर्जा को क्या किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है। मतलब दैट मीन्स बोला जाए कि जो एनर्जी है वो वहीं रहेगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट। यानी मान लीजिए कोई यांत्रिक ऊर्जा है तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, कोई मैकेनिकल एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी। बस सिंपल सा फंडा यही है ऊर्जा संरक्षण नियम के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि विद्युतकार, इलेक्ट्रीशियन, विद्युत चालित उपकरण का निर्माण, ठीक, प्रोडक्शन, अनुरक्षण और मरम्मत, रिपेयर कार्य करने वाला कारीगर विद्युतकार कहलाता है। अब देखिए विद्युतकार क्या होता है। इलेक्ट्रीशियन जिसको आप लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं ITI का, तो इसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रीशियन क्या क्या कर रहा है।
क्यों इलेक्ट्रीशियन बनते हैं, क्या इलेक्ट्रीशियन का मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, जो विद्युत को चलाने के उपकरण होते हैं उनका प्रोडक्शन, अनुरक्षण जिसको मेंटेनेंस बोलेंगे, और मरम्मत रिपेयर बोलेंगे। भाई अगर कोई उपकरण है, प्रोडक्शन किया हमने, मान लीजिए कि मोटर का किया, तो मोटर को अनुरक्षित मतलब मोटर का कॉइल भी जलेगा, फूक जाएगा, तो क्या होगा, अनुरक्षण मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी मतलब उसको देखभाल की ज़रूरत पड़ेगी, कब मोटर का कॉइल कितने पावर का सप्लाई दे कि ना जले, कब तक ज़्यादा देर तक ऐसे चले, ठीक है। अब मरम्मत रिपेयर, अगर जल जाए फूक जाए तो उसको रिपेयर करने के लिए कारीगर विद्युतकार कहलाता है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो क्या है, व्यावसायिक परीक्षण की वह शाखा जिसमें विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण एवं मरम्मत का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, विद्युतकार या विद्युतकारी कहलाता है। मतलब क्या है कि व्यावसायिक परीक्षण की वह शाखा जिसमें विद्युत चालित उपकरणों का, विद्युत के जो चालित उपकरण हैं जैसे मशीन है, मोटर है, ट्रांसफार्मर है, जितने भी उपकरण हैं उनको उनका अनुरक्षण मतलब उनका देखभाल एवं मरम्मत, ठीक, रिपेयर, प्रशिक्षण प्रदान जहाँ पे भी किया जाता है, जैसे कि कैसे इनको बनाया जाए ट्रांसफार्मर को, कैसे मोटर को रिपेयर किया जाए, इन सब चीज़ों को जो होता है वो विद्युतकारी कहलाता है या कहलाते हैं। अब इसमें देखिए मेन क्या है, वैद्युत मोटर, जनित्र, अल्टरनेटर, कन्वर्टर, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, घरेलू वैद्युत वायरिंग आदि अनुरक्षण तथा मरम्मत कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत मेन है इसमें कि क्या होता है, जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए वास्तव में जो है विद्युतकार एक बहुमुखी प्रतिभा वाला कारीगर है। मतलब देखा जाए तो जिसको बहुमुखी प्रतिभा का मतलब बोल सकते हैं कि उसको करंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, करंट से क्या क्या आ रहा है, करंट को कैसे यूज करना है, करंट के क्या क्या उपकरण हो सकते हैं, ठीक, उन सब चीज़ों के बारे में उसको ध्यान है। मोटर भी बना लेता है, ट्रांसफार्मर भी बना लेता है, वायरिंग भी कर लेता है, घरों में कनेक्शन भी कर लेता है, बल्ब का कनेक्शन कर लेता है, बाकी फ़ैन का कनेक्शन कर लेता है, फ़ैन भी वायरिंग कर लेता है, बाकी आप देख सकते हैं उसको और भी चीज़ें जैसे कि टीवी भी बना लेता है, इन सब चीज़ों का वाइंडिंग भी कर लेता है मोटरों का। ये सब क्या है, बहुमुखी प्रतिभा वाला कारीगर होता है, जो जैसे समाज एवं उद्योगों का एक आवश्यक अंग बन चुका है, ठीक है। क्या है, समाज और उद्योगों का, अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारे जो उपकरण हैं वो सब फेल हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ट्रेड का जो महत्व इम्पोर्टेंस होता है वो किससे होता है, इसका भविष्य क्या है क्या नहीं है। आप लोग पहले तुरंत ITI या फिर जो भी टेक्निकल डिग्री आप लोग लेने जाते हैं, पहले ही आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का होता है कि इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में और इससे क्या रोज़गार मिलेंगे, इन सब चीज़ों को देखते हुए इसका क्या है, विद्युतकार का जो ट्रेड एक महत्वपूर्ण ट्रेड है और इसका भविष्य उज्ज्वल है, जिसको बोलेंगे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड आपको हमेशा काम न कहीं कुछ न कुछ मिलते रहेंगे। अगर आप गवर्नमेंट में नहीं जाते हैं तो आपको प्राइवेट में कहीं न कहीं वर्क मिल जाएगा। आगे देखते हैं, ठीक, ये हो गया आपका विद्युतकार। अब आगे देखते हैं ट्रेड का भविष्य, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो आपका है वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ये है कि घरों, वायरिंग, हॉस्पिटलों, विद्यालयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक अधिष्ठानों, ठीक, सभी जगहों पे और भवनों वैद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे देखते हैं मोटर, वाइंडर, पंप सेट, मैकेनिक, कूलर्स एवं फैन मैकेनिक्स, घरेलू वायरिंग मैकेनिक, औद्योगिक वायरिंग मैकेनिक, ETC जो भी है। आगे देखते हैं अब विद्युतिक दुर्घटनाएं भैया होती होंगी इसमें। जब बोला गया था पहले ही आपको चैप्टर दिखाया गया था और बताया भी गया था आगे फ्रंट पेज पे ही, तो आप लोगों को ये बताया गया होगा कि दुर्घटना भी हो सकती है इसमें। भाई कोई भी चीज़ है तो सेफ़ है तो ठीक है, कितना सेफ़ है, उसमें कहीं ना कहीं तो रिस्क होगा ही होगा, तो वो सब चीज़ें हैं इसमें। देखते हैं क्या क्या। पहला है खतरे के प्रति सजग न होना। क्या है, खतरे के प्रति सजग न होना, ठीक, खतरे के प्रति सजग न होना, सुरक्षा के प्रति लापरवाह होना, कार्य के प्रति गंभीर न होना। मतलब अब क्या है, खतरे के प्रति सजग न होना। जैसे कि आप देख रहे हैं
हम चढ़े हैं पोल पे, ठीक, या कोई टेक्नीशियन चढ़ा है पोल पे, वो चढ़ा है पोल पे तो ठीक, लेकिन उसने क्या किया, ग्लव्स नहीं पहना, उसने क्या किया, अच्छा कपड़ा नहीं पहना, उसने क्या किया, टेरिकाट का कपड़ा पहना है, उसने क्या किया कि शूज़ नहीं पहना है। तो प्रॉपर ढंग से अगर वो अपने ड्रेसअप में नहीं है तो खतरा है उसको। सुरक्षा के प्रति लापरवाह होना मतलब उन सब चीज़ों को नहीं पहन के जाना, ऐसे ही चढ़ जाना, ये लापरवाही है। कार्य के प्रति गंभीर न होना मतलब सजग न होना, जैसे कार्य कर रहे हैं, अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं, कौन सा हम ही को मारने वाला है, करें ये, ठीक है। औजारों का सही प्रयोग ना करना, जैसे आपको यहाँ प्लायर की ज़रूरत है तो आप हाथ का प्रयोग कर लेते हैं, प्लायर से वायर को आपको स्ट्रिप करना है, ऐंठना है, ठीक, 2 वायरों को जोड़ना है, आप हाथ से कर ले रहे हैं, तो ये ऐसी चीज़ों को क्या किया जाएगा, वहाँ पे लापरवाही कही जाएगी। कार्य के प्रति गंभीर न होना, जैसे औजारों का सही प्रयोग न करना, जैसे आपको अभी भी ये भी बताया है कि प्लायर का प्रयोग करना है तो वहाँ पे आप हाथ का प्रयोग कर लें, स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करना है तो आप वहाँ पे, अगर आपको बड़े वाले टेस्टर का प्रयोग करना है तो आप वहाँ पे नॉर्मल प्लायर्स का उसका प्रयोग कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देखा जाए सुरक्षात्मक जो सावधानियों का ज्ञान न होना, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पता नहीं है कि क्या पे यहाँ पे प्लायर्स का यूज़ करें या फिर स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करें या फिर हैमर्स का प्रयोग करें। जैसे आपको ये भी नहीं पता कि हैमर जो होता है वो भी कई प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो हैमर होते हैं उसकी डंडी जो होती है उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग की जाती है, वो आप नहीं यूज़ करेंगे, वैसे ही लगेंगे यूज़ करने, तो वहाँ पे भी दिक्कत। तो सुरक्षा की जो सावधानियों का ज्ञान नहीं होना, अच्छे से कार्यशाला कार्य करने की योग्य न होना, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे कचड़े फैले हुए होने और बहुत सारे उपकरण ऐसे ही बिखरा हुआ है, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों से कार्यशालाओं में कार्य करना सुरक्षित ना होना, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। कार्यशालाओं में स्वच्छ वायु का निर्माण या निर्वात, जैसे आप जो होता है ना, कार्यशालाएँ जो हैं उसमें क्या है कि आपका सूर्य का प्रकाश और स्वच्छ हवाएं आना बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो भी एक दिक्कत है। क्या है, अब कार्यशालाओं में समुचित प्रकाश न होना, प्रकाश और जैसे मैंने हवा बताया, ये सब सारी चीज़ों को ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वैद्युतिक दुर्घटनाएं, जैसा कि मैंने बताया वही सेम चीज़, ठीक। विद्युत क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें कार्य के दौरान निरंतर दुर्घटनाएं की संभावनाएं जो हैं बनी रहती हैं। क्या होता है, दुर्घटनाएं की संभावनाएं इसमें क्या होती हैं, बहुत हद तक बनी होती हैं, ठीक, क्योंकि ये अति संवेदनशील क्षेत्र है, बहुत रिस्की क्षेत्र जिसको बोलेंगे, ठीक। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाना, कैसे छुड़ा सकते हैं आप, रेस्क्यू ऑफ पर्सन अंडर इलेक्ट्रिक कंट्रोल, क्या कंट्रोल। अब पहला देखते हैं, मशीन उपकरण का मेन स्विच को जो है ऑफ़ कर दें। आप लोग सारे लोग जानते हैं, बस इन्हीं सब चीज़ों को मैं अब जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। उसकी मेन लोड टॉप जो होता है प्लग को निकाल दें, उसका विद्युत लाइन मेन स्विच को ऑफ़ कर दें। फिर उसके बाद क्या, यदि उपरोक्त कुछ भी पाना क्या है, मान लीजिए आप अगर कुछ भी आप नहीं पा रहे हैं सीधे सीधे, इसका मतलब तो क्या कर सकते हैं आप, चटाई या सूखी लकड़ी के वस्तु, प्लास्टिक की मोटी वस्तु आदि पर खड़े होकर पीड़ित को क्या कर सकते हैं, खींचने का संपर्क, खींचकर उसको छुड़ाने का क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं उसको, आप खींचकर विद्युत संपर्क से छुड़ा सकते हैं। यह ध्यान रखें कि विद्युत संपर्क के छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर न गिरने पाए और उसे अधिक चोट न लगने पाए, क्योंकि और उसकी जान भी जा सकती है उससे गिरने से। विद्युत झटका लगने का कारण क्या होता है, कॉजेज़ ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था पहले ही लाइन में, जब सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है तो हमें क्या होता है, एक झटके का अनुभव होता है, यही विद्युत झटका कहलाता है। अब इसका जो मुख्य कारण होता है, विद्युत धारा की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के गति से हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिसके कारण क्या है, हमारा शरीर सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है और क्या होता है, यही होता है कि उसके अंदर दुर्घटनाएं घटित हो जाती है और शरीर को क्षति पहुंचती है, ठीक है, प्रॉपर जिसको बोलेंगे काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचती है। आगे देखते हैं। इसलिए यूरोपीय देशों में जलयानों, ठीक, स्थूल यानों, वायुयानों, पनडुब्बियों और आदि में मेन सप्लाई वोल्टेज का जो मान होता है वो कितना होता है, 110 वोल्ट रखा जाता है, जिससे कि किसी व्यक्ति को गंभीर विद्युत झटका ना लगे। फास्ट थोड़ा सा करते हैं क्योंकि बहुत लंबा है चैप्टर, और जिसको बोलेंगे बहुत छोटा भी है, लंबा भी है, क्योंकि अगर अच्छे से इसको समझाया तो थोड़ा समय लगेगा, तो उसके हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है।
थोड़ा अच्छे से समझा दिया जाए, आप लोगों को समझ में भी आ जाए और चैप्टर भी आज ख़त्म हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नोट्स में क्या है, इसको नोट्स कर लीजिए आप। किसी व्यक्ति को किसी झटका लगने से हो सकता ना, किसी व्यक्ति को कोई भी झटका या कोई भी किसी तरह का झटका लगने से किसी शारीरिक क्षति, कितनी शारीरिक क्षति हो सकती है, इस बात पर निर्भर करता है कि विद्युत धारा की कितनी मात्रा कितने समय तक उस व्यक्ति में प्रवेश की है। मतलब किसी व्यक्ति को कितना झटका लगा है, कितने देर तक झटका लगा है, कितनी पावर लगी है, 440 लगा है, 220 लगा है या उससे ज़्यादा का लगा है, इनके ऊपर निर्भर करता है कि उसको कितना ज़्यादा क्षति हो सकती है। अब विद्युत झटके के कारण होने वाली शारीरिक क्षतियाँ क्या क्या हैं। ठीक, अब देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। बहुत अच्छा एक टॉपिक है, विद्युत झटके के कारण होने वाली शारीरिक क्षतियाँ। डैमेजेस, ठीक, कॉज टू ह्यूमन्स बॉडी बाई एन इलेक्ट्रिक शॉक। शरीर पर छाले पड़ सकते हैं। पहली बात क्या हो सकता है, शरीर पर छाले पड़ सकते हैं। किसी अंग का मांस जल सकता है। ठीक, रक्त प्रवाह हो सकता है। श्वास में रुकावट हो सकती है पैदा। व्यक्ति मूर्छित हो सकता है। हृदय गति रुकने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक, इन 6 चीज़ें, यानी कि 6 चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। किसको किसको हो सकती हैं, एक मानव को हो सकती हैं। कब, जब एक शॉक लगता है, झटका एक लगता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, शरीर पर छल्ले पड़ सकते हैं। किसी अंग का मांस जल सकता है। रक्त प्रवाह हो सकता है। श्वास में रुकावट पैदा हो सकती है। व्यक्ति मूर्छित हो सकता है। हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आगे देखते हैं, वैद्युतिक दुर्घटनाएं क्या क्या होती हैं। जैसे देख सकते हैं कि आप ज़्यादा कुछ तो नहीं, वैद्युतिक दुर्घटनाएं वही होती हैं जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें कार्य के दौरान निरंतर दुर्घटनाओं या संभावनाएं बनी रहती हैं। प्रशिक्षु यदि स्वयं को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर सुरक्षा की नियमों को अवलोकन करे तो सुरक्षित तरीके से विद्युत संबंधित कितने ही जोखिम क्यों न हो वो अच्छे से काम कर सकता है। मतलब कि अगर जो टेक्नीशियन है, जो ITI जो करके इलेक्ट्रीशियन जा रहा है, उसको क्या है, अपने धैर्य को बनाए रखना होगा। इसलिए वो वैद्युतिक दुर्घटनाओं को, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट को झेल सकता है और उनको कम कर सकता है और कुछ भी नहीं होगा और वो काम करके निकल आएगा वहाँ से, क्योंकि वो क्या है, बहुत सूझबूझ से काम कर सकता है। ठीक, आगे देखते हैं कि वैद्युतिक संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाना। रेस्क्यू अ पर्सन अंडर इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश विद्युत के संपर्क में आ गया और यदि विद्युत झटका लग जाए तो उसको क्या कैसे छुड़ाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेन स्विच ऑफ कर देना अथवा उसकी मेन लीड को, प्लग को निकाल देना, मैंने आपको बताया आगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ते रहिए। मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड्स में दिखाया है। ठीक है, आगे देखते हैं, लीजिए। जैसा कि यहाँ पे है दिखा हुआ, विद्युत झटका लगने का कारण पिछली क्लास में, मतलब पिछली स्लाइड्स में आपने देखा है, जब सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आसपास ये हो जाता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से होता है, तो हमें झटका का महसूस होता है, एक हल्का सा झटका, जो कि अगर वोल्टेज बढ़ता जाएगा 110, 120, 220 अगर हो जाए तो जान भी चली जा सकती है। इसलिए क्या होता है, झटके को कम करने के लिए क्या होता है, विदेशों में क्या करते हैं, 110 वोल्ट से कम को रखा जाता है। आगे देखते हैं, विद्युत झटके के कारण होने वाली शारीरिक क्षतियाँ क्या क्या हो सकती हैं। शरीर पर छल्ले पड़ जा सकते हैं। किसी अंग का मांस जल सकता है। रक्त प्रवाह हो सकता है। श्वास में रुकावट पैदा हो सकती है। किसी व्यक्ति को मूर्छित हो सकता है। हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, मौलिक सुरक्षा नियम क्या है। मौलिक सुरक्षा नियम जो बोलते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ों को करने जाते हैं तो उसमें क्या हो सकता है कि हम अपने बेसिक रूल्स के हिसाब से काम करें। अगर हमें किसी बोर्ड को खोलना है तो बोर्ड को खोलने के लिए पहले तो हमें सूट पहनना होगा, इलेक्ट्रिकली शूज़ पहनना होगा जो इलेक्ट्रिकली प्रूफ रहता है, जैसे कि शॉक प्रूफ रहता है। हमें उस हिसाब से दस्ताने पहनने, ये सब सारी चीज़ें होती हैं जब हम अभी इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आगे चलते हैं। सुरक्षा सावधानियाँ क्या क्या होती हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है। विद्युत कारों को निम्न सुरक्षात्मक सावधानियों का अनुपालन करना चाहिए, जैसे कि कार्यशाला में उपयुक्त पोशाक जो पहनना होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। सुरक्षा संकेतों का अनुपालन करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रत्येक कार्य को ध्यानपूर्वक एवं लगनपूर्वक करें। प्रत्येक कार्य के लिए सही औजार का प्रयोग ज़रूर करें।
ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है किसी मेन स्विच को तब तक ऑन न करें जब तक कि सुनिश्चित न हो जाए कि स्विच पर से संबंधित लाइन पर कोई व्यक्ति कार्य तो नहीं कर रहा है। किसी वैद्युतिक मशीन अथवा उपकरण को तब तक न छुएं जब तक कि यह सुनिश्चित न कर लिया जाए कि बॉडी में विद्युत धारा का अनैच्छिक प्रवाह तो नहीं हो रहा है। वैद्युतिक मशीनों अथवा उपकरणों पर कार्य करते समय स्वयं को रबड़ के जूतों, रबड़ के चटाई, सूखी लकड़ी के फर्नीचर आदि की सहायता से भूसंपर्क से पृथक रखें। फ्यूज वायर बदलने से पूर्व मेन स्विच को ऑफ कर लेना चाहिए। ठीक, वायरिंग करते समय फेज तार को सदैव स्विच के द्वारा नियंत्रित करना चाहिए। ठीक, सीढ़ी पर चढ़कर कार्य करते समय सीढ़ी पकड़ने के लिए एक सहायक अवश्य साथ रखना चाहिए। किसी वैद्युतिक उपकरण का स्थान परिवर्तित करने से पूर्व उसे विद्युत स्रोत से विसंयोजित कर लेना चाहिए। ठीक, किसी वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत विसंयोजन के लिए उसके प्लग टॉप को पकड़कर खोजे न या खींचे न उसकी मेन लीड को। ठीक, आगे देखते हैं। किसी वैद्युतिक उपकरण का प्लग टॉप परिवर्तित करते समय मेन लीड को फेज न्यूट्रल तथा अर्थ तारों को प्लग टॉप के तीनों इस प्रकार कसें कि वे सर्किट के क्रमशः फेज न्यूट्रल अर्थ तारों से ही संपर्क करें। बिना पर्याप्त कारण के किसी वैद्युतिक उपकरण अथवा मशीन के साथ छेड़छाड़ न करें। वैद्युतिक वायरिंग अथवा मरम्मत कार्य करते समय मशीनों अथवा उपकरणों में धात्विक खोल को अनावश्यक रूप से अर्थ कर दें। ठीक, आवश्यक रूप से अर्थ कर दें। पोल तथा टावर पर कार्य करते समय सेफ्टी का प्रयोग करें। वैद्युत चालित जो लाइन होती है उसके समय इंसुलेशन औजार एवं हाथों पर रबड़ के दस्तानों और पैर में शूज़ का प्रयोग करें। किसी वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व यदि सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उपकरण पूर्णतः ठीक है, सप्लाई देने से योग्य और उसके धात्विक भाग अर्थ हैं। ठीक, आगे चलते हैं। विद्युत शक्ति टिप्पणी जो है नोट्स है। विद्युत शक्ति स्थापना युक्त कार्यशालाओं में सुरक्षा गुणांक का मान अधिकतम रखा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी संकेत क्या हैं? सेफ्टी सिंबल्स निषेधात्मक संकेत हैं, इसको प्रोहिबिशन, मैंडेटरी हैं, वार्निंग हैं और इंफॉर्मेशनल। मतलब प्रोहिबिशन मतलब इधर निषेध, इधर मत ही जाइए। अनिवार्य क्या है? मैंडेटरी, ये काम आप मत करिए नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा निश्चित है, अनिवार्य है। ठीक, चेतावनी, वार्निंग क्या है? वार्निंग का मतलब ये भैया एकदम उधर तो हिलिए ही नहीं। अगर ये सख्त जिसको बोला जाए सख्त कड़ाई है उधर नहीं जाने के लिए, क्योंकि जाएंगे तो रिस्क है जान की। सूचना का संकेत मतलब सूचनात्मक, जैसे आपको सूचना देना है उधर ना जाइए, उधर जान का खतरा है, उधर आपके हाथों का खतरा, आपके पैर का खतरा, आपके ऊपर कुछ गिर सकता है, आपके वायर गिर सकते हैं, करंट कभी भी लग सकता है, ये सब सूचनात्मक हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं जैसा कि निषेधात्मक संकेत क्या क्या होते हैं। प्रोहिबिशन सिंबल्स, डू नॉट रन, नो स्मोकिंग, बीवेयर ऑफ फायर, ये सब सारी चीज़ें निषेधात्मक में आती हैं। आगे देखिए आप क्या है, आगे देख सकते हैं। अनिवार्य सकारात्मक संकेत क्या क्या होते हैं, जैसे कि आप देखिए सिंबल देखिए, जैसे सकारात्मक में क्या है? वी हेड, प्रोटेक्शन मतलब हेड को प्रोटेक्ट करिए। वियर आइज़ प्रोटेक्शन, आइज़ को प्रोटेक्ट करिए। वियर आइज़ प्रोटेक्शन, वियर ईयर प्रोटेक्शन, कान को प्रोटेक्ट करिए। वियर फुट प्रोटेक्शन, मतलब इन सब सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है, हाथ को, ग्लव्स को, वाटर से, रेस्पिरेटर से, मतलब इन सब चीज़ों को आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक, आगे चलते हैं। चेतावनी में क्या है? चेतावनी को आप देख सकते हैं। सिंबल्स, सारे सिंबल्स आप लोगों को पते हैं। ठीक है, देखिए रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, टॉक्सिक हजार्ड। ठीक, ये सब सारी चीज़ें हैं आप लोगों को देखने से। अब इधर तो एकदम मत जाइए, जान का खतरा है, ऐसे हो जाएंगे। इधर फायर का खतरा है, इधर मत जाइए। रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा है, मत जाइए। ठीक, क्रॉसिंग सब्सटेंस का खतरा है, इधर मत जाइए। ठीक, कभी भी हो सकता है। ठीक, आयोनाइजेशन जो होता है उसका, रेडिएशन का खतरा है, लेज़र बीम्स का खतरा है यहाँ पे। रिस्क ऑफ एक्सप्लेनेशन मतलब जो भी हो सकता है, एक्सप्लोजन कभी भी हो सकता है, यहाँ विस्फोट हो सकता है। बाकी ऐसे वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं। सूचनात्मक संकेत में क्या होते हैं? फर्स्ट एड का उपलब्ध होना, और क्या है? आपदा का जो एग्जिट गेट होता है, जैसे आपको 4 व्हीलर 2 व्हीलर एंड
जितनी भी गाड़ियों में एग्जिट का एक होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 व्हीलर में आपका होता है कि फट से आप कूद सकते हैं, बाकी 4 व्हीलर में आपको दरवाज़ा दिया होता है, और जहाज़ों में आपका होता है। ये सब सारी चीज़ें हर जगह लगभग हो जाती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। कृत्रिम श्वास क्रिया जो होती है वो क्या होती है? कृत्रिम श्वास क्रिया जो होती है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी जानते हैं, आर्टिफिशियल मतलब प्राकृतिक नहीं होना। अब क्या है इसमें देखिए, सिल्वेस्टर विधि क्या होता है? इस विधि में आप ठीक समझ लीजिए, सीना ठीक ऊपर होता है, पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है, ठीक, और सिर कुछ नीचा हो जाता है। यदि इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब सोने की ओर छाले पड़े हों। सोने की ओर मतलब जो आपके जिस साइड आप सोते हैं, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रथम स्थिति क्या होती है? पीड़ित के सिर के आसपास दुर्घटनाओं के बल बैठ जाए, उसके दोनों हाथों को आधा मुट्ठी बांधकर हाथों को सीधा फैला दें। जब पीड़िता के दोनों हाथों को धीरे धीरे मोड़कर उसके सीने पर लगाएं। नीचे चित्र में जैसा लिखा हुआ है। द्वितीय स्थिति क्या है? सेम चीज़, जैसे आप इसको लिटा के यहाँ पे किया जा रहा है, इस पर्सन को ऐसे लिटा दें। शॉक लगने के बाद उसके सर के बैठें और उसके सर को अपने पैरों के बीच में रखें। हाथ को, उन दोनों के हाथ अपने हाथों के ऊपर रख के ऐसे एक पोजीशन आप बनाकर उसको यूज कर सकते हैं। आप देखते हैं कि क्या है, इसके आगे क्या है। सैफर विधि क्या है? प्रथम फर्स्ट सैफर विधि में क्या होता है? सैफर जो विधि होती है, सैफर विधि में क्या होता है? इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है और उसके सिर पर एक करवट लगा दिया जाता है। ठीक, लगा देते ही उसके बाद पीड़ित के सीने के ऊपर पतला तकिया रख दिया जाता है ताकि जिससे उसका सीना जो है दबे नहीं। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़िता को पीठ के छाले पड़े हों, जैसे पीठ की तरफ उसको छाले पड़ गए हैं। ठीक, प्रथम स्थिति फर्स्ट एड्स में देख सकते हैं पोजीशन में क्या है। सेकंड पोजीशन में आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में आप ये कर सकते हैं, सेकंड पोजीशन में आप ये कर सकते हैं। ठीक, उपरोक्त क्रिया ये सब 10 से 12 बार किया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं। मुंह से मुंह हवा भरना। ठीक, ये आप देख सकते हैं, मुंह से मुंह हवा भरना ये है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं। अग्निशमन क्या होता है? अग्निशमन भाई फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, जैसे आग कहीं लग जाए तो उसमें प्रत्येक कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र आवश्यक रूप से उपलब्ध रखे जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट अथवा अन्य किसी कारण से जो कार्यशाला में लगी आग की रोकथाम जो होता है वो क्या होता है, कार्यशालाओं के मूल्यवान संपत्ति को नष्ट कर सकता है, उसको बचाने के लिए किया जाता है। अग्निशामक यंत्र एवं उपकरण कार्यशालाओं में ऐसे स्थिति में स्थापित किया जाता है जहाँ से तुरंत कोई भी ले सके उसे, जैसे रेत भरी बाल्टी, पानी भरा पानी, बाल्टियाँ, जो भी बाकी सभी होती हैं अग्निशामक यंत्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या होते हैं अग्निशामक यंत्र में? कार्यशालाओं में आग लगने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेज़ ऑफ फायर वर्कशॉप में, जैसे आपको कार्यशालाओं में लगने की पहला कारण है वैद्युतिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ज्वलनशील पदार्थों की उपलब्धि जैसे या उपस्थिति, जैसे मोबिल ऑयल, मिट्टी का तेल, डीजल, एलपीजी, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर आदि सब चीज़ों से हो सकता है। विस्फोटक पदार्थों का उपस्थिति भी हो सकता है। सर्दियों में हाथ तापने के लिए जैसे लकड़ी उकड़ी जलाई जाती है उससे हो सकता है। बीड़ी सिगरेट से हो सकता है। उष्मकों हीटर में तापमान नियंत्रण का व्यवस्था फेल हो जाने के कारण हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ज्वलनशील पदार्थों को पृथक एवं शीतलित गोदामों के भंडारण न किए जाने से हो सकता है। वेल्डिंग ग्राइंडिंग आदि की व्यवस्था ज्वलनशील पदार्थों के निकट हो सकती है, जैसे वेल्डिंग कर रहे हैं और कहीं ज्वलनशील पदार्थ है तो उससे हीट होकर आग लग सकती है चिंगारी से। ज्वलनशील गैसों को निकासी के लिए वातावरण व्यवस्था न होना, इसकी वजह से भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आग की किस में एवं उपयुक्त अग्नि सामग्री क्या क्या होती है। पहला श्रेणी ए क्लास ए फायर होता है, क्लास बी फायर होता है। क्लास ए में लकड़ी, कागज़ अथवा जूट आदि के लगी आग बुझाने के लिए शीतलन जल का बौछार उपयुक्त रहता है, वो क्या होता है, पार्ट ए में आता है, क्लास ए में आता है। श्रेणी बी में क्या आता है, ज्वलनशील द्रव्यों और ठोस जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब में आ जाता है। अब देखिए फर्स्ट ए में क्या है, लकड़ी, कागज़, कपड़ा, जूट आदि ये सब आ जाते हैं पार्ट ए में, श्रेणी फर्स्ट में। सेकंड बी में क्या है, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब चीज़ें सेकंड बी में आती है। सी में क्या है, एलपीजी आ गया, बाकी सब चीज़ें आ जाती हैं सी में आ जाती हैं। ठीक, और श्रेणी डी में क्या होता है, डी में अन्य धात्विक पदार्थों जैसे कि CO2, CTC
ठीक। बिजली के तारों बाकी इन सब जगहों पे आग लगने पे CO2 CTC का प्रयोग करते हैं अग्निशामक के रूप में, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे आप देख सकते हैं CTC। यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा बिजली जलती हुई वस्तुओं पर द्रव्य जैसे चूर्ण का छिड़काव किया जा सकता है, और यह जल की वस्तु की ऑक्सीजन की सप्लाई रोककर आग बुझाई जा सकती है। इसके द्वारा छिड़कना या छिड़काव जो होता है द्रव गैस चूर्ण एवं ज्वलनशील नहीं होता और ना ही ज्वलन में सहायक होता है। अग्निशामक यंत्र का मुख्यतः निम्न प्रयोग होता है। जल युक्त अग्निशामक यंत्र क्या होता है, जिसमें जल का होता है उपयोग आग बुझाने के लिए। इसमें आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। ठीक। झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र आप देख सकते हैं, इस प्रकार जो होता है बौछार के साथ साथ झाग पैदा करता है। ठीक। झाग खनिज तेल, साबुन आदि पदार्थ साबुन दाब के जल मिश्रण से होते हैं। ये होता है CTC अग्निशामक यंत्र होता है। ठीक है, ये CTC अग्निशामक यंत्र है। आगे बढ़ते हैं। शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र, ड्राई पाउडर वाला CO2 इसमें होता है। ये किसके काम में आता है, ये होता है ज्वलन में सहायक होता है। यह यंत्र लीवर दबाते ही अपने आप से निकलना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई रोककर आग बुझाने में मददगार होता है। इसमें क्या होता है, ये होता है आपका फार्मूला 2NaHCO3 प्लस H2SO4 gives to Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2। जैसे आपने ये दिया, ये आपको यहाँ से फिर ये इसमें चेंज हुआ Na2, ये Na2 यहाँ से आ गया, Na2 उठा के Na2 यहाँ आया और उसके बाद SO4 यहाँ से उठा के इधर का इधर आ गया, यानी ये वाला पार्ट जुड़ गया, ये बना दिया नाइट्रोजन। ठीक। और सल्फ़र का मॉलिक्यूल बनाया। अब उसके बाद यहाँ से H बचा, यहाँ से H बचा, मिला दिया 2H2O बन गया जल, और यहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ठीक। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। CO2 के बाद आगे देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र। कौन सा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र। इसमें क्या होता है, CCl4 जो होता है, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड ही होता है, ब्रोमोक्लोरोड डिफ्लोरोमीथेन होता है। इसमें क्या होता है, नामक द्रव्य वायु दाब के साथ भरा हुआ होता है। यंत्र का लीवर दबाने पर वायु मिश्रित द्रव द्वारा छिड़काव प्रारंभ हो जाता है। यह यंत्र का उपयोग सामान्यतः सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, CCl4। ठीक। कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र जो होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। मानव एवं मानकीकरण, स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइज। ठीक। डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए मानक स्टैंडर्ड क्या क्या है, स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, किसी पद या राशि का परीक्षण, किसी राशि का मात्रक का परीक्षण, किसी मात्रक या इकाई का, किसी मात्रक का आकार, प्रकार एवं कार्य विवरण आदि का निर्धारण रूप मानक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मापतौल पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम तथा सेकेंड होते हैं। इसी प्रकार विद्युत धारा का मानक मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा की वह मात्रा जिसमें एक सेकेंड में, ठीक, 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएं, एक मानक एम्पियर कहलाती है। इसी प्रकार अन्य वैद्युतिक एवं यांत्रिक मात्रकों के मानक क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। अब देखते हैं क्या क्या होते हैं। मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है SI के हिसाब से 1969 में ISI मानकों के हिसाब से निर्धारण का कार्य प्रारंभ किया गया है। उक्त संस्थान का यह कार्य मानकीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, उक्त संस्थान में वैद्युतिक तथा
में प्रयोग की जाने वाली राशियों का मात्रकों का प्रतीकों का जो मानकीकरण भारतवर्ष में लागू है वह अगले पृष्ठ पर तालिका में दर्शाया गया है। अब देखते हैं क्या क्या तालिका में है। ISI के द्वारा मानक प्रतीकों, अब जैसे कि मैंने ISI का जो इंडियन स्टैंडर्ड रूल है मैंने आपके यूट्यूब चैनल पर ही, इसी चैनल पर आप लोगों को दिया है, आप ले चाहें तो देख सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड रूल आप लोगों को मिल जाएगा, बाई ब्रिजेश सर डाल देंगे या ब्रिजबा काशी आप लोग को डालते ही मिल जाएगा वहाँ पे। इस विषय में ISI ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं जो निम्न प्रकार हैं। जैसे मानक मात्रक प्रतीकों के एक वचन तथा बहुवचन एक ही होते हैं, जैसे 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 वाट, 20 kg आदि। मात्रक प्रतीक के बाद पूर्ण विराम संकेत नहीं लगाया जाता, जैसे 10 वोल्ट, 100 वोल्ट, 20 kg आदि। एक से अधिक शब्दों वाले पदों के छोटे नामों अभिवेशन में पूर्ण विराम संकेत लगाया जाता है, EM, F, PD आदि। AC तथा DC जैसे छोटे नामों का केवल विशेषण के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे AC सर्किट, DC सर्किट। ठीक है, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आप जो है कि ब्रिजबा काशी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और अपना सपोर्ट देते रहें। इन्हीं सबको देखते हुए मैं आप लोगों को ITI और डिप्लोमा की सारी क्लासेस लेकर आऊँगा, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप लोग ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, चैनल पर बने रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।